बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है अब सर, और महाराजगंज में भी क्लियर हो गया, कांग्रेस के खाते में टिकट जा चुकी है गठबंधन की तरफ से, और अभी तक कोई किसी को टिकट क्लियर नहीं हुआ। समय नज़दीक आ गया है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या इतना विलम्ब करने से बीजेपी को टक्कर दे पाएगी गठबंधन? सबसे पहले महाराजगंज जो है कांग्रेस का पारंपरिक सीट रहा है। यहाँ से पंडित द्वारिकानाथ तिवारी से लेकर के कृष्ण प्रताप सिंह नहीं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यहाँ तक सवाल टिकट के बंटवारे को लेकर के निश्चित रूप से विलम्ब तो हो रहा है, लेकिन गठबंधन में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि सब जगह से तारतम्यता को बिठा करके और अंततः दल निर्णय लेता उसमें। कांग्रेस के पक्ष में महाराजगंज आया है, इसके लिए सभी कांग्रेसी जो है उत्साहित हैं, और जो भी उम्मीदवार होगा उसके पक्ष में समस्त कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे और कांग्रेस को विजयी बनाएगी। क्या आपको लगता है कि मतलब जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय नेता थे उनको मौका नहीं मिला, लेकिन बाहर से कोई आ जाए तो यहाँ की जनता बाहर के कांग्रेस प्रत्याशी को स्वीकार करेगी? अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है। मैंने क्या बोला कि राजनीति में बहुत सारी बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के स्थानीय नेता सब लोग इसमें लगे हुए हैं, और जो भी दल जिसको भी चयनित करेंगे प्रत्याशी के रूप में, मुझे लगता है इस गठबंधन में तमाम दलों के लोग जो एक समान विचारधारा के लोग हैं, सभी लोग मिलकर उस प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। ये तो आप मतलब बोल रहे हैं कि आप लोगों की गठबंधन की जिम्मेवारी, परंतु जनता के हिसाब से जनता तो पूछती है कि हमारे क्षेत्र का कोई नेता होना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम जिसको पहचानते नहीं हैं उसको अपना मत कैसे दे पाएंगे, उससे मुलाकात हमारी कैसे हो पाएगी। तो लोग बोलते हैं कि दूर का कोई बाहर का आता है हवाई तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तक बात है कि मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर में स्थापित यहाँ के सांसद है जनार्दन सिंह, तो उनको टक्कर देना, तो आपको लगता है कि मैं मतलब कम समय में कोई अगर नेता आते हैं टिकट लेकर के कांग्रेस में तो उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, संसदीय चुनाव विचारधाराओं के ऊपर निर्भर होती है। दूसरी बात, आपने बात कही कि मोदी का लहर चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मोदी का लहर चल रहा है। ये मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बनाई हुई विचारधाराओं के ऊपर एक विचारधारा के लोग हैं वो एक पक्ष में, और दूसरे विचारधारा के लोग हैं वो दूसरे पक्ष में। इन विचारधाराओं में जनता के ऊपर निर्णय, लोकतंत्र में जनता निर्णय करती है। इस विचारधारा के लोग होंगे उस विचारधारा के पक्ष को लेकर के उसके पक्ष में खड़े होंगे। और आज की जो परिस्थितियां हैं, देखिए, सबसे पहले नोटबंदी को लेकर के पूरा देश तबाह हुआ, और काला धन की वापसी को लेकर के ये सरकार के द्वारा किए गए वायदे थे, उन सारी वायदों पर ये सरकार असफल रही। और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, मेरा अपना निजी मानना है कि हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी इस देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, और उसके कई मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं। देखिए, एक बात मैंने इसके पहले भी आपसे बोला था कि देश इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जो जनसंख्या है, बहुतायत जनसंख्या है, वो गरीब कमजोर वर्ग की रही है, और बुनियादी सुविधाओं के सवाल पर गरीब और कमज़ोर लोग हैं आज भी उस विकट परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। उनकी आर्थिक परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस सरकार ने जो वायदे किए थे गरीब कमज़ोर को लेकर के, आज भी वो गरीब कमज़ोर उन अधिकारों से वंचित है। एक आर्थिक जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना की बात जो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया है, उसका मुख्य मकसद ये था कि जो समाज के लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी जी, तो जो लोग ज़्यादा संख्या में है उसके बावजूद भी उनको अधिकार नहीं मिला है। संविधान सम्मत जो अधिकार है वो अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इनके आधार पर मुझे लगता है देश की जनता बखूबी इस बात को समझ चुकी है कि मोदी जो है एक छलावा है, और इसके अलावा जनता के बुनियादी मुद्दों पर ये सरकार कहीं भी नहीं खड़ी उतरी है। इसलिए यह लोकसभा का चुनाव जनता और बनाम सरकार है। इसलिए मुझे लगता है कि गठबंधन में जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा, जनता उसके पक्ष में निर्णय देगी। अच्छा, एक बात और चल रही है, कन्हैया कुमार की चर्चा चल रही है।
और कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से बहुत मतलब बड़े कद्दावर नेता कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में वो प्रचार प्रसार करते हैं कांग्रेस की तरफ से, और मोदी जी और अमित शाह को टारगेट करके सवाल भी करते हैं, तो उनका कद कहीं न कहीं बड़ा हम मान सकते हैं। लेकिन उनको बिहार में राजनीति करने का मौका नहीं मिल दिया जाता है। आरोप ये लगाया जाता है कि राजद की तरफ से उनको रोक दिया जाता है। बेगूसराय में चुनाव लड़े तो उनके विपक्ष में राजद प्रत्याशी था, और अभी भी बिहार में वही स्थिति है कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार को आने नहीं दिया जाता है राजद की तरफ से, लोगों का कथन है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता है और राजद का उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है ना तो कांग्रेस इस बात पे विचार थोड़ी करती है कि हमारा साथी दल हमारे प्रत्याशी के ऊपर उसकी क्या सोच है, क्या टिप्पणी है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। कन्हैया कुमार हमारे बहुत बड़े नेता हैं और युवा नेता हैं और बिहार की जनता को उनसे अपेक्षा है। अगर कन्हैया कुमार जी भी अगर उम्मीदवार होते हैं यहाँ से, हमने क्या बोला, जो भी गठबंधन का उम्मीदवार होगा, कांग्रेस जन होने के नाते और गठबंधन के साथी होने के नाते तमाम लोग उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़े मिलेंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, विचारधाराओं की इस लड़ाई में अभी आपकी वर्तमान की जो घटनाएं हुई हैं, देखिए कमज़ोर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं। तो हेमंत सोरेन वहाँ के लोगों के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा निर्वाचित थे, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। उसके बावजूद भी चूंकि वो आज एक आदिवासी नेता है, कमजोर वर्ग से आते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया गया और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये सारी प्रक्रिया जो है, मुझे लगता है कि सत्तासीन सरकार फांसीवाद की मानसिकता से ग्रसित है और ये देश फांसीवाद की जकड़ में होते जा रहा है। इसलिए हमको लगता है कि लोकतंत्र में जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको लगता है कि इस देश में बुनियादी ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए, तो मेरा निजी मानना है कि इस देश को बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता है और इस बौद्धिक क्रांति में उन तमाम लोगों का समायोजन होना चाहिए जो लोग वैचारिक रूप से सहमति रखते हैं कि इस भारत का लोकतंत्र जीवंत होना चाहिए और इस जीवंत लोकतंत्र के खातिर निश्चित रूप से सरकार में बदलाव होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रत्याशी चाहे महाराजगंज से जो भी होगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसके पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ा होगा और हम जीतेंगे। इस बात अच्छा, की गारंटी देते हैं। कम समय में जब प्रत्याशी यहाँ से निश्चित किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा कि कौन प्रत्याशी आ रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि गांव-गांव घूम करके आप सबसे मिल पाएंगे? देखिए बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि ये वैचारिक लड़ाई है। लोकसभा का चुनाव विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाते हैं। निश्चित रूप से 6 विधानसभा है, महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी में बहुत तकरीबन 1200-1500 से ऊपर बूथ होंगे जी। तो प्रतिनिधि चाहे जो भी प्रतिनिधि बनने की खातिर आएगा या चुनावी मैदान में होगा, इस वैचारिक आधार पर लोग उसके पक्ष में मतदान करेंगे। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ जी। और ये किसी भी प्रत्याशी के लिए संभव नहीं है। यहाँ के वर्तमान सांसद भाजपा के सांसद माननीय श्रीवाल साहब, मैं उनको दावे के साथ उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी में टोटल कुल लोकसभा में कितने मतदान केंद्र हैं, उस मतदान केंद्र की संख्या कितनी है और कौन सा मतदान केंद्र कहाँ है, वो तो 10 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता है। हकीकत यही है कि वैचारिक लड़ाई में प्रत्याशी चाहे जो भी होगा, विचारधाराओं के आधार पर लोग अपना मतदान करेंगे। अच्छा, एनडीए बनाम एनडी, जिसको इंडिया गठबंधन बोलते हैं, तो एनडीए की तरफ से तो प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर है कि मोदी जी हैं तो मोदी जी ही रहेंगे, परंतु आप गठबंधन की तरफ से आप लोग क्या सोचे हैं, आपका मुखिया कौन बनेगा, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा में किसको देख रहे हैं? देखिए ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की खातिर है जी, और हमारा एक ही प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेसी शुड बी सर्वाइव। देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी जीवंत होना चाहिए, उससे जीवंतता की खातिर वो तमाम लोग जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, मोदी एक चेहरा है तो मोदी से भाजपा है, भाजपा मोदी से नहीं है। इस बात का साफ इशारा है कि मोदी इज अनएनिमस लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ही इज रिप्रेजेंटिंग नॉट बीजेपी, ही इज द ओनली वन मैन फॉर द बीजेपी। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो अन्य गठबंधन के लोग हैं, उसमें तमाम विचारधाराओं के लोगों का समायोजन है।
और उन तमाम लोग जिस लोकतंत्र में जब परिणाम आएगा तो उस परिणाम के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि अपने नेता का चुनाव करेंगे और वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यानी आप लोगों की तरफ से अभी मतलब गठबंधन की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हुआ है, राहुल गांधी बनेंगे या कोई और बनेंगे? नहीं, मैंने क्या बोला कि निर्वाचित जितने भी गठबंधन की बात ऐसी है सर, जितने भी गठबंधन के पार्टी के संभालने वाले नेतृत्व करने वाले बड़े नेता हैं, वो लोग चाह रहे हैं अपना खुद मतलब कि हम मतलब मौका दिया जाए, क्योंकि जैसे अभी नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी ही इंडिया गठबंधन का नामकरण किए थे और उसमें पूरे विपक्षी दल को एकत्रित किए थे और खुद चाहते थे कि हमें प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला जाए, लेकिन जब नहीं मौका मिला लोगों का कहना है तो विपक्ष में फिर आ गए, यानी एनडीए गठबंधन में आ गए। तो एनडीए गठबंधन में आकर के फिर कांग्रेस की शिकायत कर रहे हैं, आरजेडी की मतलब गठबंधन की शिकायत कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के चरित्र पर बहुत सवाल लोग कर रहे हैं, लोग कुछ लोग पलटू कुमार कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, नीतीश कुमार जी बहुत बड़े नेता हैं और मैं व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे जैसा दूसरा कार्यकर्ता और नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, राजनीति सोच के आधार पर होती है और सिद्धांत के ऊपर होती है। सैद्धांतिक राजनीति करने वाले लोग अचानक कोई पाला नहीं बदलते और मुझे लगता है कि हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस की विचारधाराओं से प्रभावित हैं। अब प्रतिनिधि कौन होगा, कौन जीतेगा, हमारा नेता कौन होना चाहिए, हमको लोगों को लगता है हमारे नेता राहुल गांधी हैं और हम कांग्रेस के विचारधाराओं में विश्वास करने वाले लोग हैं और सभी दलों से जो साथी दल हैं सबसे हम यही अपेक्षा करते हैं। और आपने कहा कि सब लोग ये चाहते, कोई ऐसा नहीं चाहता है। जो भी लोग आज विचारधारा के साथ एक इंडिया गठबंधन में है उन तमाम लोगों का एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है, येन केन प्रकारेण भारतीय लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र की जीवंतता की खातिर जनता के बुनियादी मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में उतरेंगे। लोगों का जो निर्णय होगा वो सिरोधारी होगा। ये बात तो बहुत दिन पहले नीतीश कुमार जी भी बोले थे कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को भगाना, और आज फिर मोदी को बुलाने के लिए उसी पार्टी में मिल चुके हैं नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी के राजनीतिक सोच पर आप क्या कहिएगा? देखिए, एक समय था, मुझे याद है कि गांधी मैदान में कुछ लोगों ने बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल उठाया। यही भारत के प्रधानमंत्री बोले। हाँ, मैंने क्या बोला कि देश का प्रधानमंत्री एक राज्य की तमाम जनता के डीएनए के ऊपर सवाल उठाता है। अब आप समझ लीजिए कि विज्ञान का जो विद्यार्थी होगा, डीएनए की कितनी बड़ी बात है और देश का प्रधानमंत्री डीएनए के ऊपर बोल गया। उसके बाद भी नीतीश कुमार जिस बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उन बिहारियों का अपमान किया गया और अपमान करने वाले के साथ पक्ष में खड़े हैं। बिहार की जनता सब समझती है। और मैं दूसरी बात, एक बात और भी कहना चाहता हूँ, इस देश का इतिहास रहा है, जब भी क्रांति का उदय हुआ है, क्रांति की शुरुआत हुई है, तो बौद्धिक क्रांति की शुरुआत का जननी रहा है बिहार। और बिहार की भूमि बड़ी कर्मशील भूमि है और बहुत राजनीतिक रूप से क्रियाशील लोग रहते हैं यहाँ पे। उन सबको पता है परिवर्तन होगा होगा होगा। अच्छा, अंत में आप महाराजगंज के क्षेत्र की जनता से क्या कहिएगा? चूँकि चुनाव आ गया है और 2 महीना के अंदर चुनाव होने वाला है, तो यहाँ की खास करके महाराजगंज क्षेत्र की जनता से आप क्या कहिएगा? देखिए, महाराजगंज की जनता से मेरा करबद्ध निवेदन है कि देश रहेगा तो राजनीति होगी और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के खातिर विचारधाराओं के ऊपर इस देश के और इस महाराजगंज के जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वंचित समाज के लोग हैं या जो मतलब जिनकी उपेक्षा की गई है, उन तमाम लोगों को यह सोच कर अपना मतदान करना है कि उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। इस देश की व्यवस्था को बनाने के लिए, इस देश की एकता को कायम रखने के लिए जो राजनीतिक दल काम कर रहा है उसके साथ लोगों को आना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा, इस हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार, यहाँ के महिलाओं को आत्मसम्मान और जो कमज़ोर लोग हैं उनके अधिकार की रक्षा करने वाले के लिए जो महागठबंधन के लोग कटिबद्ध है, जनता निश्चित रूप से उस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना मतदान करेगी। और महाराजगंज की जनता से एक निवेदन मेरा और भी है कि देखिए, बारंबार ये कहा जाता है, मैं 10 वर्षों से ये बात सुनता हूँ, जब भी कहीं क्षेत्र में जाता हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लोग कहते हैं सांसद वैसा होना चाहिए जो सांसद आम लोगों की बात को सुने, उसकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करे। सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर
सिर्फ जुमलों के नाम पर और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग इस देश की व्यवस्था के लिए खतरा है। और मैं इस बात की अपेक्षा करता हूँ, इस देश को बचाने की खातिर हमेशा एक क्रांति की शुरुआत बिहार से हुई है और बिहार निश्चित रूप से इस बार क्रांति करेगी और इस बौद्धिक क्रांति के रूप में परिवर्तन होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी? जी बिल्कुल। आप कंफर्म हैं? निश्चित रूप से। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, जनता अपनी बुनियादी समस्याओं को, जनता अपनी तकलीफ को समझती है। लोकतंत्र में मतदान का समय जो होता है वो एक बहुत कीमती समय होता है और जनता परिवर्तन चाहती है, तो उस परिवर्तन को, अपेक्षित परिवर्तन के खातिर निश्चित रूप से जनता महागठबंधन के पक्ष में होता है। बिहार से तो मतलब 39 सीट एनडीए की तरफ से तो एक ही कांग्रेस लेकर गई, लेकिन आज भी वर्तमान में वो लोग बता रहे हैं कि नहीं, एकदम 40 में 40 हमारा रहेगा और 400 पार करेंगे। मतलब एनडीए गठबंधन वाले लोग दावा कर रहे हैं कि 400 पार करके हम पूरी तरह से मतलब स्पष्ट सरकार करेंगे। देखिए, एक बात मोदी के नाम पर अपनी चरमोत्कर्ष पर रही है और प्रादेशिक परिस्थितियों को देखते हुए जो चुनाव हुए, जो जनता का मिजाज है, उसके आधार पर अगर ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि 200 का आंकड़ा भी अगर भारतीय जनता पार्टी पार कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और कहने के लिए कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो ये कहेगा कि मैं चुनाव हार रहा हूँ? मोदी जी तो सत्ता में, हमको भला कैसे कहेंगे कि मैं चुनाव हार रहा हूँ? लेकिन हकीकत यही है कि मोदी का जादू खत्म है और इस देश के लोग जुमलेबाजी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। परिवर्तन अवश्यंभावी है और भारतीय जनता पार्टी परास्त होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि सुन रहे हैं इनके माध्यम से कि अभी भारत में जो राजनीति होने वाली है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसमें इंडिया की तरफ से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में लड़ाई चल रही है। यानी मोदी की लहर है, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्षी दल लोग एकजुट होकर के गठबंधन बनाए हैं और मोदी जी को परास्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आगे चुनाव में जनता फैसला करेगी कि जनता क्या चाहती है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, अब की बार मोदी जी हारेंगे नहीं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और एनडीए गठबंधन हारेगी। और ये जो है मेरे शरीक में ये है सो कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्री मनोज तिवारी जी हैं और इनसे मिलकर के कुछ राजनीतिक चर्चा करने का मैं प्रयास किया। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।